कोई भी पदार्थ अपने आप में तादात्म्य संबंध से रहता है, ऐसा कुछ विद्वानों में बहुत मतभेद होते ही रहते हैं, विद्वान है, मतभेद क्यों नहीं होंगे। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि तादात्म्य संबंध एक संबंध होता है और कोई भी पदार्थ अपने आप में तादात्म्य संबंध से रहता है। तो ये जो पट है तंतु में समवाय से रहता है, लेकिन पट अपने आप में पट में अपने आप में तादात्म्य संबंध से रहता है। अब संबंध का ऐसा एक सामान्यतः नियम है कि संबंध होने के लिए दो चाहिए भैया, दो हाथ हो तो संयोग संबंध होगा। एक ही हाथ है, कहाँ संबंध क्या करेगा किसके साथ। संबंध सामान्यतः दोनों में होना चाहिए। तो लेकिन पट अपने आप में तो पट अकेला ही है, घट अपने आप में तो घट अकेला है, तो तादात्म्य को संबंध कैसे कहे, यह प्रश्न उपस्थित होता है। लेकिन जिस मत में तादात्म्य को संबंध मान लिया, जिस मत में तादात्म्य का संबंध मान लिया, उस मत के अनुसार चले तो हम कहेंगे कि कोई भी पदार्थ अपने आप में तादात्म्य संबंध से होता है। ठीक, यदि कोई भी पदार्थ अपने आप में तादात्म्य संबंध से होता है तो कोई भी पदार्थ दूसरे में तादात्म्य संबंध से नहीं होगा। घट अपने आप में घट में अपने आप में तादात्म्य संबंध से, लेकिन घट पट में तादात्म्य संबंध से कभी नहीं होगा। यदि घट तादात्म्य संबंध से पट में है ऐसा कहेंगे तो वो वस्तुतः पट ही नहीं रहेगा, वो घट ही होगा, है ना। वो पट नहीं रहेगा, तब वो तो उसको घट मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पदार्थ तादात्म्य संबंध से अपने आप में रहता है। तो यदि कोई कहे कि घट तादात्म्य संबंध से पट में है, तो कहने का भाव यही होगा कि वो पट ही नहीं है, एक्चुअली वो घट ही है। तो इसलिए कोई भी पदार्थ तादात्म्य संबंध से अपने आप में छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर कभी भी नहीं रहेगा। और इसी को हम सरल भाषा में कहते हैं कि घट कभी पट नहीं होगा और पट कभी घट नहीं होगा। तो ये पट घट नहीं है, घट पट नहीं है, ये इस अभाव को हम कहते हैं अन्योन्याभाव। तो जब कोई पदार्थ दूसरे में ऐसा घट पट में नहीं है तो हम कहेंगे कि घट पट में तादात्म्य संबंध से नहीं है ना। जैसे हमने देखा कि यह पट जो है हाथ में संयोग संबंध से है, पट तंतु में समवाय संबंध से है, पट अपने आप में तादात्म्य संबंध से है, पट तंतु में तादात्म्य संबंध से नहीं है, पट हाथ में तादात्म्य संबंध से नहीं है, पट हाथ में समवाय संबंध से नहीं है, पट तंतु में संयोग संबंध से नहीं है। तो एक एक संबंध से है, बाकी किसी भी संबंध से नहीं है। तो हम ये जो है पट या घट तादात्म्य संबंध से भूतल पर नहीं है, घट तादात्म्य संबंध से पट पर नहीं है। तो इसको हम ये जो अभाव है उसको हम अन्योन्याभाव कहते हैं, इसको हम अन्योन्याभाव कहते हैं। तो उसको हमें उस पारिभाषिक पद्धति में बिठाना है कि जैसे इधर हम वाक्य लिखेंगे तादात्म्य संबंधेन घटः भूतले नास्ति, है ना। तो इसको घट भूतल नहीं है, घट भूतल नहीं है ऐसा हम कहेंगे। और ये जो अभाव है वह अन्योन्याभाव है, यह है अन्योन्याभाव। तो तादात्म्य संबंधी न घटः भूतले नास्ति, इसका संस्कृत वाक्य ये वाला पारिभाषिक वाक्य कोई बनाए।
तो भूल भूल क्यों हो रहा है पता नहीं। अब ये जो है यह एक उदाहरण स्थल है ना, एक उदाहरण लिया। तो ये इसको यदि हम उदाहरण को हटा देते तो घट को हटा देंगे तो घटनिष्ठ हटा देंगे, है ना। भूतल को भी हटा देंगे तो भूतल निष्ठ हटा देंगे, तो हमें ऐसा वाक्य मिलेगा। ठीक है। इसमें यदि समास करते हैं, समास नहीं संधि करते हैं, तो इसको वो ऐसा करना पड़ता है और यहाँ पर एक अवग्रह चिन्ह देना पड़ता है, ऐसा। ठीक है ना। जी। तो इस वाक्य को जरा पढ़ के देखो। हाँ, तो अन्योन्य भाव क्या होता है कि जिसकी प्रतियोगिता का अवच्छेदक तादात्म्य संबंध होता है, ऐसा यहां कहा है। अन्योन्य भाव क्या है? जिसके द्वारा निरूपित प्रतियोगिता तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न होती है ना। इसको ऐसा हम समझ सकते हैं। तो अब यह जो है इसको हम तर्क संग्रह मूल में देखते हैं। तर्क संग्रह मूल में जाकर देखते हैं कि भाई क्या अभाव के बारे में तर्क संग्रह मूल में क्या बोल के रखा है। तो यहां पर ये पंक्ति देखो, तर्क संग्रह मूल में ये पंक्ति है। समझ में आ रहा है? अब तर्क संग्रह की पंक्ति जो है वो हमने वही से समझ कर आ गए, तो यहाँ फिर इसको और समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो और इधर उदाहरण दे दिया, यथा घटहा पटो न, घटहा पटो न। तो यहाँ घटहा पटो न, तो कौन नहीं है? घट नहीं है। नहीं, देखो घट पट नहीं है तो कौन नहीं है? पट नहीं है। जैसे हमने यदि बोला कि आदित्य मूर्ख नहीं है, तो कौन नहीं है? आदित्य नहीं है। आदित्य आदित्य क्या नहीं है? हाँ, तो कौन नहीं है? मूर्ख नहीं है। आदित्य नहीं है। मूर्ख नहीं मतलब ठीक है, आदित्य मूर्ख नहीं मतलब आदित्य आदित्य नहीं है। आदित्य ऐसा नहीं है। वैसे यहाँ पर घट नहीं है, घट पट नहीं है, तो इसमें घट न होने की बात बोली जा रही है। ठीक है। तो उसको संक्षेप में बताने के लिए केवल घटो न ऐसा ही बोला जाता है। अन्योन्य भाव के भेद को समझाने के लिए कैसा वाक्य होता है? घटो न। यदि पट नहीं है, पट पट तादात्म्य संबंध से नहीं है, तो देखो घट पट नहीं, इसमें तादात्म्य संबंध से कौन नहीं कहने का भाव है? घट तादात्म्य संबंध से पट में नहीं है, यह कहना है ना। तो मतलब घट नहीं है ऐसा कह रहे हैं आप। तो घटो न ऐसा उसको प्रकट करना पड़ता है। चलो, तो ये समझ में आ गया है। अच्छी बात है। तो अगला कुछ लोगों का कहना है कि तादात्म्य संबंध नहीं है और संबंध को संसर्ग भी कहा जाता है। संसर्ग, संसर्ग। तादात्म्य
संबंध नहीं है, ऐसी एक मान्यता विद्वानों में है ही। चलो कोई बात नहीं। तो यदि तादात्म्य ये संबंध न माना तो जो जो कोई अभाव है वो बताते समय हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कौन सा पदार्थ कहां पर किस संबंध से नहीं है। तीन चीजों की आवश्यकता होती, कौन सा पदार्थ नहीं है, कहां पर नहीं है, और किस संबंध से नहीं है। तीन चीजें बोलनी पड़ेगी। चौथी भी होती है लेकिन बाद में आएंगे उस तरफ हम। अभी तो तीन हमारे ध्यान में आ रही है कि कौन सा पदार्थ नहीं है, कहां पर नहीं है, और किस संबंध से नहीं है, ये बोलना पड़ता है। तो संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। अब यदि कोई पदार्थ नहीं कहीं पर नहीं है तो स्वाभाविक प्रश्न होना चाहिए कि कौन से संबंध से, ये तो बताइए। क्योंकि हमने देखा कि पट अपने आप में तादात्म्य संबंध से है, पट तंतु में समवाय संबंध से है, और पट हाथ में संयोग संबंध से है। लेकिन पट हाथ में समवाय संबंध से नहीं, तादात्म्य संबंध से नहीं, पट तंतु में संयोग संबंध से नहीं, और तादात्म्य संबंध से नहीं, पट अपने आप में संयोग संबंध से नहीं, और समवाय संबंध से नहीं। तो पट अपने आप में तीन संबंधों में से एक ही संबंध से, बाकी दो संबंधों से नहीं है। तो कोई भी पदार्थ कहीं पर है या नहीं ये बताने के लिए संबंध का बताना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है। तो यदि यदि तादात्म्य को संबंध न माने तो प्रतियोगिता जो है वह किसी ना किसी संबंध से अवच्छिन्न रहेगी ही रहेगी। प्रतियोगिता जो है वो किसी ना किसी संबंध से अवच्छिन्न रहेगी यदि तादात्म्य को संबंध न माना। ठीक है। अच्छा, तो यदि हम ऐसा कहेंगे कि संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अभावः, यदि ऐसा लिखा जाए तो हमें यह पता चलता है कि ना किसी ना किसी संबंध से कोई ना कोई पदार्थ जो है कहीं किसी ना किसी स्थान पर नहीं है, ऐसा हमें यहां पता चलता है। किसी संबंध से कोई पदार्थ किसी स्थान पर नहीं है, ऐसा पता चलता है हमें इससे। तब जाकर के ये जो पदार्थ नहीं है उसमें जो प्रतियोगिता रहेगी वह प्रतियोगिता किसी संबंध से अवच्छिन्न होगी, ये पता चलता है। तो अब इसमें क्या होगा कि यदि तादात्म्य को संबंध न माने तो अन्योन्य भाव को थोड़ा सा हम कुछ क्षण के लिए दूर रखते हैं। अन्योन्य भाव को दूर रख दिया तो बाकी तीन अभाव बचते हैं। वो अभाव कौन से है? प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंता भाव। तो प्राग अभाव जो है, प्राग अभाव यह अनादि होता है लेकिन शांत होता है, अनादि होता है लेकिन शांत होता है, तो इसलिए उसको अनित्य माना जाता है। प्राग अभाव अनादि और शांत होता है, इसलिए वह है। प्रध्वंस भाव के बारे में भी कैसा होता है? वो आदि होता है और अनंत होता है, इसलिए भी वह अनित्य होता है। पर अत्यंता भाव जो है अत्यंत भाव अनादि अनंत होने के कारण नित्य होता है, नित्य होता है। तो यदि हम इस वाक्य को उठाते हैं और यदि हम कहते हैं कि ऐसा अभाव जो नित्य है, नित्य अभाव, तो हमें कौन सा अभाव मिलेगा फिर? अत्यंता भाव ही मिलेगा, क्योंकि
प्रतियोगिता किसी संबंध से अवच्छिन्न है, और ये तीनों की प्रतियोगिता किसी ना किसी संबंध से अवच्छिन्न होगी ही। उसमें जो अभाव नित्य होगा वही अत्यंताभाव होगा। हाँ, इस नित्य को कहने के लिए एक शब्द प्रयोग होता है त्रैकालिक। अब इस त्रैकालिक या नित्य शब्दों को हम यहां से उठा करके इधर प्रारंभ में डाल देंगे। ठीक है, त्रैकालिक नित्य अथवा त्रैकालिक ऐसा करके यहां डाल देंगे। अब इसको, इस नित्य को भी हटा देंगे। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, तो ये अभाव अत्यंताभाव होगा, ये हमें पक्का पता चलता है, अत्यंताभाव होगा। अब इसमें क्या करना है कि ये त्रैकालिक जो यहाँ पर जो लगा है उसको भी हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से समास में डाल देंगे। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, वैसे समास में न डाल करके उसको बाहर रखते तो त्रैकालिका भाव यदि करते तो अच्छा रहता मुझे लगता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, यह अभाव कौन सा होगा? ये तो हमें पता चलता है, और इसीलिए यदि हम तर्क संग्रह की पंक्ति देखते हैं तो यहां जाकर आप देखें, ठीक है, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भाव। यथा भूतले घटो नास्ति, इसको प्रकट करने का उपाय क्या होता है? भूतले घटो नास्ति, ऐसा वाक्य होने से ही, ये भूतले घटो नास्ति ऐसा बोलने से ही वह संयोग मतलब किसी न किसी संबंध से नहीं है, एवं वह अत्यंताभाव कहने की इच्छा है। प्राग अभाव को प्रकट करने के लिए क्या रास्ता है हमारे पास? प्राग अभाव को प्रकट कैसे करते हैं? यह कपा घटो भविष्यति, ऐसा इस प्रकार से प्रकट करते हैं। प्रध्वंसा भाव को कैसे प्रकट करते हैं? ध्वस्तः, अथवा घटो ध्वस्तः, केवल इतना भी होता है, घटो ध्वस्तः। ठीक है, यहाँ पर उत्पत्ति है पूर्वम कार्य से, जो है कि कार्य अर्थात जो घट है जो बनता है उसको कार्य बोला जाएगा, और ये जो प्रागभाव है उसके पहले रहता है। उत्पत्ति है पूर्वम कार्यस्य, उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य, कार्य के उत्पत्ति के अनंतर आता है। प्रध्वंसाभाव कब आता है? उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य, कार्य की उत्पत्ति, कार्य क्या है? घट है। घट रूपी कार्य के उत्पन्न होने के बाद में उसका ध्वंस होने के अनंतर यह प्रध्वंसा भाव आता है। ठीक, तो ये अभाव का प्रकरण बहुत दिनों से चल रहा था, तो आशा है कि उसके जो भी लिखा है तर्क संग्रह के मूल में वो ससम्मान उसको हमने देखने का प्रयास किया। जी। ठीक, तो अभाव प्रकरण का यही रोक दे। जी बहुत हो गया। अभाव भी इतने समय तक चलता है क्या? अनादि अनंत। लेकिन देखो, एक अभाव के अंदर भी इतनी चर्चा भरी हुई है, और ये हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में अभाव की मतलब अभाव है, व्यवहारिक जीवन में हमने देखा है। काल्पनिक तो कुछ रचा नहीं, यहाँ पर
सभी तो व्यवहार के उदाहरण हैं कि भूतल पर घट संयोग संबंध से होता है, भूतल पर नहीं होता है। पट में पट तंतु में या घट कपाल में किस संबंध से रहेगा, कोई पदार्थ अपने आप में किस संबंध से रहेगा। तो ये तो उनके होना न होना तो है ही जरूर, तो इसकी चर्चा होनी ही चाहिए। इसमें एक अंतिम वैसे एक मुद्दा बाकी रह गया है जो अभाव के बारे में है। चर्चा तो हमने कर ली है कि जैसे किसी न्यायालय में वहां पर देखना है, न्यायालय में न्यायाधीश उपस्थित होते हैं जी जी और वो जो आरोपी होते हैं, एक वादी और प्रतिवादी के रूप में जिन्होंने वाद जो है वह कोर्ट में लेके गए, न्यायालय में लेके गए, वह वादी होगा, और जिसके विरुद्ध वो वाद खड़ा किया है वह प्रतिवादी होगा। तो वादी प्रतिवादी दोनों होंगे। अब वो वादी का पक्ष लेकर वहां पर युक्ति देने के लिए, जो कुछ उसका जो वाद है उसको आगे बढ़ाने के लिए वहां पर एक अधिवक्ता वकील होगा, और जो प्रतिवादी है उसके भी पक्ष में खड़ा रहने वाला और एक अधिवक्ता होगा। वहां पर अन्य वादी के पक्ष में कुछ साक्ष्य देने के लिए साक्षी होंगे, प्रतिवादी के पक्ष में साक्ष्य देने वाले कुछ उसके साक्षी होंगे, और वहां पर उस न्यायालय में इन दोनों के समर्थन करने वाले, न वो इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन अपने अपने समर्थन करने वाले या इनका क्या होने वाला है ऐसा देखने वाला वहां पर एक समाज होगा। तो इतने सभी पक्षकार, और इसमें इस वादी प्रतिवादी के यदि मामला जो वाद है वो गहरा है तो उनको ले जाने वाले जो रक्षाकर्मी है, पुलिस है, वो भी होगी। तो इतने लोग वहां पर उपस्थित है। अब देखो कि एक दिन ऐसा हुआ कि जो न्यायाधीश है वह उपस्थित है, तो वो न्यायाधीश वहां न्यायाधीश के रूप में उपस्थित है ना? क्या न्यायाधीश वहां पर वादी के रूप में उपस्थित है या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित है? न्यायाधीश के वहां पर, और न्यायाधीश वहां अपने आसन में संयोग संबंध से है न्यायालय में। न्यायाधीश न्यायालय में संयोग संबंध से है। न्यायाधीश न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में है, लेकिन वादी प्रतिवादी या आरोपी या रक्षाकर्मी या अधिवक्ता या समाज के रूप में नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं कि न्यायाधीश न्यायालय में संयोग संबंध से है, समवाय संबंध से नहीं है, तादात्म्य संबंध से नहीं है, ये तो संबंध के दृष्टि से एक हो ही गई बात। तो वैसे संयोग संबंध से जितने भी लोग हमने देखे हैं, न्यायाधीश, वादी, प्रतिवादी, उनके अधिवक्ता, उनके साक्षी और उनका समाज, ये सभी के सभी न्यायालय में संयोग संबंध से है ही, सबका संबंध संयोग संबंध है। लेकिन उसके चलते हुए भी न्यायाधीश न्यायालय में वादी के रूप में नहीं है, प्रतिवादी के रूप में नहीं है, साक्षी के रूप में नहीं है, अधिवक्ता के रूप में नहीं है, समाज के रूप में नहीं है। ये हमें यहां मानना पड़ता है। जो वादी है वो भी न्यायाधीश के रूप में नहीं है, जो प्रतिवादी वो भी न्यायाधीश के रूप में नहीं है या अधिवक्ता के रूप में नहीं है। तो वहां पर आने वाले जो लोग हैं किसी एक रूप से आए हैं, अन्य रूप से नहीं है। ये है कि नहीं? किसी एक रूप से ही है, अन्य रूप से नहीं है। तो यहां पर किस रूप से आए हो ये यदि बताना है और किस रूप से नहीं हो ये यदि बताना है तो उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना? तो हम यदि ऐसा कहेंगे कि न्यायाधीश न्यायालय में संयोग संबंध से न्यायाधीश के रूप में है, न्यायाधीश न्यायालय में संयोग संबंध से और न्यायाधीश के रूप में है, न्यायाधीश न्यायालय में संयोग संबंध से लेकिन वादी के रूप में नहीं है, संयोग संबंध से तो है लेकिन वादी के रूप में नहीं है। तो इस प्रकार से यदि हम वादी रूप में, प्रतिवादी रूप में, साक्षी रूप में
अधिवक्ता रूप में यदि ऐसा करते चलेंगे तो अन्य अन्य किसी भी रूप से वहां पर न्यायाधीश नहीं है। अब ऐसा हुआ कि कई कई न्यायालयों में इस प्रकार का कुछ भ्रष्टाचार हो जाता है, हमें पता है, कोई कुछ न्यायाधीश है जो पकड़े जाते हैं, और जब न्यायाधीश पकड़ा जाता है तो न्यायाधीश को फिर वो वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में खड़ा करते कि नहीं करते। तो ऐसा न्यायाधीश जो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया और उस न्यायाधीश को अन्य किसी न्यायालय में वो उसके ऊपर आरोप लगाया, तो उसको कोई तो आरोप करने वाला होगा, तो वो वादी होगा, और जिस पर आरोप किया वो प्रतिवादी होगा। तो न्यायाधीश को प्रतिवादी के रूप में वहां पर खड़ा कर दिया। अब वैसे तो है न्यायाधीश, लेकिन यहां पर न्यायाधीश न्यायालय में अभी न्यायाधीश के रूप में उपस्थित है या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित है? प्रतिवादी के रूप में उपस्थित है। न्यायाधीश इस न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उपस्थित नहीं है। उसमें ऐसा हुआ कि ये महोदय न्यायाधीश जो है, जब वो उस न्यायालय में वो न्याय कार्य कर रहे थे, न्याय प्रदान का, तो उस समय एक अधिवक्ता था। तो बीच में उसका क्या हुआ कि वो न्यायाधीश बना। अधिवक्ता न्यायाधीश बनता ही हमें पता है। तो अधिवक्ता जो है, वकील जो है, लॉयर, वह न्यायाधीश बना। अब उस न्यायाधीश के ही न्यायालय में यह वाद आया है। मामला कहते हैं ना, केस, वाद, तो ये वाद आया है। अब वहां पर जो न्यायाधीश है वह पहले वाले वाद के समय अधिवक्ता के रूप में था, लेकिन अब वो किस रूप में आया है वहां पर? न्यायाधीश के रूप में है। तो वो क्या अधिवक्ता के रूप में है क्या? नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर किसी का कहीं पर होने के लिए जैसे संबंध की आवश्यकता होती है, या उसकी जो प्रतियोगिता है वह जिस संबंध से वो पदार्थ नहीं है उससे वो प्रतियोगिता अवच्छिन्न हो जाती है। कोई भी पदार्थ एक संबंध से एक स्थान पर होगा, बाकी अन्य संबंधों से नहीं होगा सामान्यतः, तो बाकी सभी संबंध उस प्रतियोगिता के अवच्छेदक हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से कोई पदार्थ किसी स्थान पर किसी ना किसी रूप में होगा, अब बाकी रूप में नहीं होगा। तो जिस रूप में नहीं होगा उस रूप को हम अवच्छेदक के दर्जे में लाएंगे, उसको कहते धर्म। ठीक है, उसको कहेंगे धर्म। तो ये वैसे हमारे तर्क संग्रह मूल में नहीं है, लेकिन हम चूंकि अभी ये इतनी देर तक हम आगे लेके आए हैं तो इतना लेकर के ही चले जाते हैं। तो एक वाक्य है, ऐसा एक वाक्य, धर्म संबंध भेदेन अवच्छेदक द्वयम। इसका अर्थ यह है कि दो अवच्छेदक होते हैं धर्म तथा संबंध के भेद से। अर्थात धर्म एक अवच्छेदक होता है और संबंध एक अवच्छेदक होता है। ऐसे अवच्छेदक दो होते हैं। धर्म अवच्छेदक होता है और संबंध अवच्छेदक होता है। संबंध का अवच्छेदक होना होना हमने लंबा समय दे करके देख लिया है। ठीक है, तो जैसे उसी वाक्य को यदि हम लेते हैं कि संयोग भूतल पर घट समवाय संबंध से नहीं है, तो समवाय संबंधे समवाय संबंधावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता कहा भूतलनिष्ठ। ऐसा हमने कर लिया। अब इसको धर्म का अवच्छेदक लगाना है तो हम ऐसा कहेंगे कि समवाय संबंधावच्छिन्न। अभी क्या है कि घट है तो घट में घटत्व है, तो घटत
घट समवाय संबंधावचिन्न घटत्वावचिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। तो इसमें कहने का भाव यह है कि घट तो घट घट के रूप में वहां उपस्थित है कि नहीं, मतलब भूतल पर घट जैसे न्यायालय में न्यायाधीश न्यायाधीश के रूप में है, वैसे घट भूतल पर किस रूप में है? उसमें उसको अब अभी हमने कोई रंग नहीं चढ़ाया, घट घट के रूप में वहां पर उपस्थित है। भूतल पर घट घट ही है, भूतल पर घट घट ही है। जैसे न्यायालय में न्यायाधीश न्यायाधीश ही है। यदि न्यायाधीश को वादी प्रतिवादी के रूप में लाया गया तो न्यायालय में न्यायाधीश न्यायाधीश नहीं है। तो जब जब जो जिस रूप में है वह उसका वो रूप अवच्छेदक बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वाक्य ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं कि घटत्वावचिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता कह अभाव। ये इस प्रकार से ये जो धर्म का अवच्छेदक है यहां पर डाल दिया जाता है। तो ये आगे चल करके जब हम नव्य न्याय की शैली को और भी विस्तार से जब लेंगे तब इनकी और थोड़ी सी चर्चा करके हमें आगे चलना पड़ेगा, तब और जब आएगा तो देख लेंगे। तो अभी तो इसी विषय को हम यहीं पर रोक करके आगे बढ़ना चाहेंगे।